इतना गुस्सा आ रहा है, आपको हंसी आ रहा है यार, ईमानदारी की बात है। मैं सुबह कल 6:30 बजे उठ के आया पढ़ाने, मेरी किस्मत सोचो कि 11 बजे यहाँ से गया, फिर मुझे एक ड्यूटी में जाना पड़ा इमरजेंसी, वहां से मैं शाम को आया, फिर जाना पड़ गया, पढ़ाया शाम को 5 से लेकर 8 बजे तक। आज फिर सुबह रात को मैं पहुंचा कितने बजे, 12 बजे, सब मेरे घर में सो गए थे। रात को 12 बजे खुद ही खाना निकाल के खाया, खुद ही बर्तन को रखा, और सुबह फिर 6:30 बजे उठा हूं और फिर पढ़ाने आ गया हूं। यार क्या कर सकता हो यार आदमी, जीवन अब को हंसी मजाक लग रहा है। एक और कुछ नहीं हो, कल क्या बजे के 11 बजे तक उतना ही परेशान है कि कैसे ऑनलाइन सेटअप करें, कैसे क्लासेस को चलाएं, और कुछ नहीं चल रहा है भाई। चलिए आप लोग लाइव जुड़ जाइए, मैसेज आ गया, आप लोग लाइव जुड़ जाइए, आपको ऑटोमेटिकली क्लास क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। आप ऑफलाइन वाले एकदम याद से लाइव जुड़ जाया करो, ताकि ऑनलाइन ना भी जुड़े तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। हो सकता है प्रियंका, क्या नाम है आपका, गौरा, वर्षा, हो सकता है कल कोई लाइव में जीरो रहा होगा तो क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी, ये भी एक इशू हो सकता है। और या तो वीडियो लेंथ ज्यादा होगी तो लेट में आएगा, दो में से कोई एक कारण होगा। पढ़े में आगे पढ़ाऊं नए स्टूडेंट लोग, ओ मैडम एती देख, काका एती है, एती देख, इधर ध्यान दे, चल आगे बढ़ते हैं, शुरू करें पढ़ना। देखो जिन लोग नए बच्चे आए हो, आप लोग मेरे से क्लास के बाद ऑफिस में मिल लीजिएगा, ठीक है। जिन लोग आज फर्स्ट डे बैठ रहे हो उन लोग, चलो। तो कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था बेटा वर्णमाला, क्या पढ़ा रहा था, वर्णमाला। देखिए चालू मत करो आवाज को, केवल म्यूट कर दो और रिकॉर्डिंग में रहने दो, वॉइस एकदम बंद कर दो ताकि आपका क्लास रिकॉर्ड होता रहे, ठीक है। देखिए वर्णमाला में हम लोग कल पढ़े थे स्वर, स्वर के बाद पढ़े थे क्या, व्यंजन, व्यंजन के बाद क्या, अयोगवा। मैं समझा देता हूं आज, फिर मैं स्वर का वर्गीकरण को कल नोट कराऊंगा, ठीक है। मेरी क्लास ऑलरेडी छुट्टी हो गई आज थोड़ी थोड़ी समस्याओं से। अच्छा 8:15 भाई ना, 8:30 नहीं हो पा रहा है, प्रशांत सर से डिस्कस कर लिया। रानी तुम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, रानी नाम है, क्या नाम है तुम्हारा, रोशनी, रोशनी, ठीक है। तो 10-15 मिनट तुम एडजस्ट करना बेटा, अब कैसे करोगे, नहीं तो हमारा सारा सेटअप बिगड़ रहा है, ठीक है। मतलब सेटअप इन द सेंस ऐसा कि मैं 7 बजे आया हूं, मैं एक क्लास पढ़ाया, फिर दूसरा क्लास गया, फिर दूसरा क्लास पढ़ा के तीसरा क्लास आया। सत्यम शर्मा सर को एक ही क्लास लेना है, प्रशांत को एक ही क्लास लेना है, पर मुझे 3 क्लास लेना है। अगर आपकी क्लास 8:30 बजे शुरू होगी तो 9:30 में आएगी, तो मैं क्या सेटिंग बनाऊंगा। तो मैं सुबह 7 बजे आया, 7 से लेकर 8:15 तक एक क्लास पढ़ाया प्रीलिम्स, फिर उसके बाद 8:15 में गया, 8:15 से लेकर 9:30 तक दूसरा क्लास पढ़ाया मेंस, फिर 9:15 9:30 में तुम्हारे पास आऊंगा तो तुमको 10:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, तब क्लास छूटेगी। तो मैं बंधा हुआ हूं, किसी भी एक क्लास की टाइमिंग को आगे पीछे करने से हमारा बाकी 2-3 क्लास का क्या हो रहा है, शेड्यूल बिगड़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा 15 मिनट तुम एडजस्ट कर लो, सिर्फ तुमको बस प्रॉब्लम है ना, बाकी लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं 8:15 में, ठीक। तो कल से क्लास कितनी बजे, 8:15, ठीक है। चलो तो वर्णमाला ध्यान समझ लीजिए, वर्णमाला में हम 2 प्रकार पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। 3 प्रकार मतलब पहला होता है क्या, स्वर, और दूसरा होता है क्या, व्यंजन, ठीक है, और तीसरा होता है क्या, अयोग वह वर्ण। तीसरा क्या होता है, अयोग वह वर्ण, देखिएगा अयोग वह वर्ण, हो गया भाई। अब देखिए व्यंजन की बात करते हैं, ध्यान सुनेगा। स्वर को कल मैंने समझाया था, कल सब बैठे थे, कल कौन कौन नहीं बैठा था क्लास में, 1 2 3 बस, बाकी सब लोग बैठे थे। तुमको नहीं आया था दियो यादव, कल आया था ना, नहीं कौन नहीं आया था बोल रहा हूं, 1 2 3 4, तो आप लोग बैठ ऑफिस आइएगा क्लास के बाद, मैं आप लोग को रफली व्हाइट पेपर में समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए स्वर के बारे में मैंने बता दिया था कि स्वर की संख्या कितनी है, 11। स्वर ऐसे अक्षर हैं जिसका स्वतंत्र क्या हो सकता है, उच्चारण हो सकता है, ये पहला परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा क्या बोला था कि स्वर ऐसे अक्षर हैं, ये पहला परिभाषा हो गया। दूसरा क्या बोला था, जिसके उच्चारण में कोई बाधा नहीं आती, उच्चारण में बाधा नहीं आती, ये हो गया। और तीसरा जो पढ़ा था वो क्या था, किसी अन्य अक्षर का सहारा नहीं लेना पड़ता, किसी अन्य अक्षर का सहारा नहीं लेना पड़ता, सहारा नहीं लेना पड़ता, हो गया भाई। इस तरह से हमने 3 परिभाषा पढ़ा था, किसका, स्वर का। अब आते हैं हम लोग क्या, व्यंजन। इसी के परिभाषा को जस्ट उल्टा करते हैं, अब ध्यान समझिएगा। पहला हमने क्या बोला कि स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है, यहां पर क्या बोलेंगे, स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, समझिएगा। तो ऐसा अक्षर जिसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता वह क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, हो गया बात। सेकंड पॉइंट बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा कि उच्चारण में बाधा नहीं होती, हम यहां पर क्या बोलेंगे, उच्चारण में बाधा होती है, या बाधा को अवरोध भी कहेगा बेटा। उच्चारण में अवरोध उत्पन्न हो
या उच्चारण में बाधा उत्पन्न हो तो उसे कहेंगे क्या हम लोग, व्यंजन। और तीसरा कहेंगे हम लोग क्या, कि उच्चारण हेतु अन्य अक्षर की सहायता लेनी पड़ती है। उच्चारण हेतु अन्य अक्षर की सहायता लेनी पड़ती है। उच्चारण हेतु किसकी सहायता लेनी पड़ती है भाई, अन्य अक्षर की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए आपको स्कूल में 12 खड़ी पढ़ाया जाता था, यही सहारा को समझाने के लिए। आपने स्कूल में यदि का खा का की कू वाला 12 खड़ी पढ़ा है, तो 12 खड़ी पढ़ाने का जो मेन मोटिव या मकसद होता था, वो मकसद यही होता था कि आपको बताया जाए कि कैसे व्यंजन का उच्चारण वावेल या स्वर की सहायता से होता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं इसको, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एक व्यंजन की, उस व्यंजन का नाम क्या है, का, ठीक है। एक व्यंजन की बात करते हैं, नाम है का। देखिए, तो का जो व्यंजन है, ठीक है, इसका जब तुम उच्चारण कर रहे हो तो स्वर की सहायता से उच्चारण कर रहे हो, बिना स्वर की सहायता से उच्चारण नहीं कर रहे हो। अगर व्यंजन को शुद्ध रूप में लिखना है बिना स्वर के सपोर्ट के, तो उसके नीचे क्या लगाना पड़ता है, हलन। अब ये जो लिखा हुआ है ये शुद्ध व्यंजन है, ठीक। अब आप इसको उच्चारण करके बताओ बिना स्वर की सहायता से, बिना स्वर की सहायता से उच्चारण करके बताओ। नहीं कर सकते, क्योंकि व्यंजन की प्रॉपर्टी यही है, व्यंजन की विशेषता यही है कि व्यंजन उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए आपने परिभाषा पहले लिखा है, क्या लिखा है, कि स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। दूसरा क्या लिखा है आपने, देखो इसी को यहां पर, कि उच्चारण हेतु अन्य अक्षर की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन वही अक्षर है या वह वर्ण है जिसके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर का सहयोग लेना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा मेरी बात ध्यान से, चूंकि हमारे स्वर की संख्या कितनी है, 11, स्वर की संख्या कितनी है, 11। पर स्वर की संख्या में यदि हम मात्रा चिन्ह की बात करें तो स्वर संख्या हमारे पास 11 है, पर स्वर संख्या में 11 में से 10 स्वर ही ऐसे हैं जिनका अपना खुद का मात्रा चिन्ह होता है। याद रखिएगा, स्वर हिंदी में मात्रा का काम करते हैं, स्वर क्या करते हैं, हिंदी में मात्रा का काम करते हैं। पर हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है, 11, पर उस 11 स्वरों के मात्रा चिन्ह की बात करें तो मात्रा चिन्ह कितना है, 10। क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं स्वर को यहां पर लिखता हूं, आ ई, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, उ ए हो गया। उधर लिख देता हूं, मान लीजिए ओ औ, और आपका 11वां क्या हो गया, ऋषि का री। अब मात्रा चिन्ह देखिए, तो इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर आओगे तो इसका मात्रा चिन्ह आपको दिखाई देगा, खड़ी लकीर, इसका मात्रा चिन्ह दिखाएगा, देरी टोपी, इसका मात्रा चिन्ह दिखाएगा, जौनी टोपी, दिखाई दे रहा है। ये सब इसके क्या हो गए, मात्रा चिन्ह हो गए, इस तरह से। तो आप देख पाते हो, एक डंडा ऊपर, एक डंडा नीचे, 2 डंडा ऊपर, एक डंडा नीचे, ठीक है, और ये नीचे, इस तरह से। तो आप देखिए मात्रा चिन्हों को यदि देखोगे, स्वर ही हिंदी में मात्रा का काम करता है, पर मात्रा चिन्ह देखोगे तो केवल किसका होता है, आपका 10 का मात्रा चिन्ह होता है। ये देख लीजिए, ठीक है, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, 10 का मात्रा चिन्ह है, अ का मात्रा चिन्ह नहीं है। चूंकि अ का अपना कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, इसलिए जब वह किसी व्यंजन के साथ लगा होता है तो वह हमको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे अ क के साथ जब जुड़ेगा तो ये किस रूप में दिखाई देगा, इस रूप में दिखाई देगा। अब देखो इसमें मात्रा चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक, तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, कौन, आ। उसी तरह से जब दूसरे में देखेंगे तो देखिए, जैसे दूसरा आपका स्वर क्या है, आ, लेकिन आ का अपना खुद का क्या होता है, मात्रा चिन्ह होता है। तो देखो यहां पर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्वर लगा है, आ लगा है। उसी तरह से मान लीजिए अगर किसी में भी हमने इस तरह से मात्रा चिन्ह लगाया तो अलग से दिख जाएगा कि मात्रा चिन्ह लगा हुआ है। तो हिंदी के 11 स्वर ही मात्रा के कार्य करते हैं, लेकिन उस 11 स्वर में, 11 मात्रा में मात्रा चिन्ह कितने का है, 10 का है। तो जब 10 मात्रा लगे होते हैं जिनका अपना चिन्ह है, तो हमको सबको समझ में आ जाता है कि व्यंजन में स्वर शामिल है। लेकिन अ जब किसी में लगा होता है तो हमको पता नहीं चलता कि उसमें स्वर क्या है, शामिल है, इसीलिए हमको कंफ्यूजन होता है। समझ में आ गया। तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसका उच्चारण करने में अवरोध उत्पन्न होता है। इसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य अक्षर की सहायता लेनी पड़ती है, और अन्य अक्षर मतलब क्या, स्वर।
अन्य अक्षर मतलब क्या? स्वर। तो स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इसीलिए आपके टीचर्स स्कूल में पहली में आप भी पढ़ाओगे, आप खुद भी जब दूसरी तीसरी की कक्षा को पढ़ाओगे तो आप सब 12 खड़ी पढ़ाओगे। पर हमारा 12 खड़ी पढ़ाने का पैटर्न कैसा है स्कूल में पता है? कि एक लंबा सा बेशरम का डंडा ले आते हैं, हम चेयर में बैठ जाते हैं, लड़का लोग को धरा देते हैं। तो मान लो दूसरी के लड़का को पढ़ाना है तो चौथी के लड़का को बुला देंगे, चौथी का लड़का बेशरम का डंडा को धर लेगा और फिर वो चुराना शुरू कर देगा। क्या? का, की, कू करके पूरा जाके पढ़ा देगा। और नियमता हम 12 खड़ी बोलते हैं, वो भी गलत है। काहे? यहां तो खड़ी ही होना चाहिए 11, खड़ी कितना होना चाहिए? 11। पर उस 12 खड़ी में लोग क्या करते हैं? ऋषि के री को हटा देते हैं, तो कितना हो गया? 10। और अम और वह को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 12। जबकि 12 खड़ी गलत है। ऋषि के री को इसलिए हटाते हैं क्योंकि ऋषि का री की उत्पत्ति र स्वर के मिलने से होती है। बात बताता हूं आपको आगे जाके। जबकि अम और वह को मिला देते हैं, जबकि अम और वह स्वर नहीं है। हमको नियमता पढ़ाना चाहिए था 11 खड़ी, और 11 खड़ी भी नहीं पढ़ाना है तो पढ़ाना चाहिए 10 खड़ी। कितना पढ़ाना चाहिए? 10 खड़ी। पर हम पढ़ा देते हैं कितना? 12 खड़ी, अम और वह को मिलाकर। क्लियर हो गया? अब उसकी उपयोगिता समझते हैं। उपयोगिता मतलब कि स्कूल में 12 खड़ी पढ़ाने की उपयोगिता क्या है? तो स्कूल में 12 खड़ी पढ़ाने की उपयोगिता यही थी कि हमको बच्चों को बताना था कि व्यंजन ऐसे अक्षर होते हैं जिसका मानव मुख से उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और जिस स्वर के साथ उसको बोलोगे उसी हिसाब से बोला जाएगा। अ के साथ बोलोगे तो का, आ के साथ बोलोगे तो का, ई के साथ बोलोगे तो की। अगर उसको हटा दोगे तो नहीं बोल सकते। जैसे मान लो आपने की बोला है तो ई के सपोर्ट में बोला है, ई को अलग कर दो, ये अलग कर दिया, अब ले बोल के बताओ, नहीं बोल सकते। आपने आ के सपोर्ट से बोला है का, आ को अलग कर दिया, लो बोल के बताओ। यहां पर दिखता नहीं है, यहां पर नहीं दिखता क्योंकि मात्रा चिन्ह नहीं है, जबकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? आ को अलग कर दिया, अब लो बोल के बताओ। तो व्यंजन की प्रॉपर्टी यही है कि व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जा सकता। वह तभी बोला जाएगा जब उसके साथ कौन आएगा? स्वर आएगा, वरना नहीं बोला जाएगा। उस स्वर में भी कितने स्वर आएंगे? 11 स्वर है तो 11 स्वर आएंगे। 11 स्वर में 10 स्वर का अपना मात्रा दिखाई देगा, एक स्वर का मात्रा नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। तो यदि प्रश्न आएगा कि हिंदी में मात्रा चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो 11 मत मारना। कितना मारोगे? 10। जबकि स्वर कितना होता है बोलेगा तो 11। स्वर ही मात्रा है पर मात्रा चिन्ह कितने हैं? 10। स्वर ही मात्रा है पर मात्रा चिन्ह कितने हैं? 10। कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किसमें? अयोगवह वर्ण। अयोगवह वर्ण की संख्या कितनी? 2। और व्यंजन की संख्या कितनी? 33। व्यंजन 33। अब सुनो ध्यान से। हम जब आते हैं अयोगवह वर्ण में तो अयोगवह वर्ण की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अयोगवह वर्ण आपके अक्षर होते हैं, ठीक है, जिनकी करने में हमको दिक्कत होती है। ध्यान सुनना, ठीक है? जिनके उच्चारण करने में हमको क्या होती है? दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि अब ध्यान सुनो, आप लोग जिसको स्कूल में अम करके पढ़े, इसी को हिंदी में अनुस्वार कहते हैं। एक्चुअल में हिंदी में अम नाम का कोई अक्षर होता ही नहीं है। हिंदी में यदि अक्षर है तो उस अक्षर का नाम है क्या? अम। का नाम क्या है? अम। अम की परिभाषा क्या है हिंदी में? सुनिए, सीरो रेखा के ऊपर, सीरो रेखा के ऊपर बिंदु नुमा संरचना, सीरो रेखा के ऊपर बिंदु नुमा संरचना, ऐसा प्रश्न आया है, को क्या कहते हैं? ऐसा प्रश्न आया है। ए अनुस्वार, बी विसर्ग, सी अनुनासिक, डी इनमें से कोई नहीं, ऐसा 4 ऑप्शन दिया है। तो याद रखिएगा, सीरो रेखा के ऊपर बिंदु नुमा संरचना क्या कहलाता है? अनुस्वार। एक बार फिर पूछा है, सीरो रेखा के ऊपर बिंदु नुमा संरचना होता है नासिक्य, अनुनासिक्य, अनुस्वार, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके दिखाए। तो ये अनुस्वार है और नासिक्य भी है, दोनों है, अनुस्वार भी है और नासिक्य भी है। नासिक्य क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी अक्षर को बोलते हैं तो हमको सांस बाहर छोड़ना होता है। सांस बाहर 2 जगह से निकलता है, नाक से और मुख से। यदि नाक से निकलेगा तो नासिक्य, सांस मुंह से निकलेगा तो अनुनासिक, सॉरी निर्नुनासिक, और नाक और मुंह दोनों से निकलेगा तो अनुनासिक। समझ में आया? कुल मिला के अरे पढ़ाऊंगा आगे, अब ऐसे समझते चलो। क्लियर हो रहा है बात? अगर सांस नाक से निकला तो नासिक्य,
सांस मुंह से निकला तो निर्नुनासिक, सांस नाक और मुंह दोनों से निकला तो अनुनासिक। क्लियर हो गया? कुल मिलाकर समझ लो आपको हिमेश रेशमिया बनना है। तेरा तेरा सरोर कहना है तो समझ जाओ कि फिर वो अनुनासिक है। अब समझ में आ गया? वो क्या है? अनुनासिक, मतलब मुख से भी निकलेगा सांस प्राणवायु और नाक से भी निकलेगा। अब सुनिए, दूसरा इसका परिभाषा यह है कि सिरोरेखा के पार्श्व में, पार्श्व मतलब बाजू, सिरोरेखा के पार्श्व में दो बिंदु नुमा संरचना क्या कहलाता है? विसर्ग। क्या कहलाता है? विसर्ग। और विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है वह पूछा था, एक बार पूछा था कि विसर्ग का समापन होता है हकारांत, चकारांत, थकारांत, दकारांत, ऐसा लिखा था। देखो प्रश्न ना सरल होते हैं, एक्चुअल में हम उसको उस एंगल से सोचे नहीं होते। क्या लिखा था पता है? विसर्ग का समापन होता है, अब ये ऑप्शन दिया, ए चकारांत, बी धकारांत, सी हकारांत, हो गया। उसके बाद डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर क्या आएगा? हकारांत। आप क्या कहते हो? अतः, दुख, निःशुल्क। आप देखो बोलते विसर्ग को हो, लेकिन अंत में सुनाई क्या देता है? हा। क्या सुनाई देता है? हा। अतः बोलते हो नहीं बोलते हो? दुख, निःशुल्क, हा, हकारांत। याद रखना विसर्ग का समापन कैसा होता है? हकारांत होता है। विसर्ग का समापन कैसा होता है? हकारांत। ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं पढ़ाता है तो दिमाग में आता है तो मैं आपको बोल के बता देता हूं। क्लियर हो गया? अब मेरी बात को गौर से समझना, जो सेकंड पॉइंट बता रहा हूं उसको। परिभाषा क्या है अनुस्वार की? अनुस्वार की परिभाषा यह है कि सिरोरेखा के ऊपर बिंदु नुमा संरचना क्या कहलाता है? अनुस्वार। सिरोरेखा के पार्श्व में बिंदु नुमा संरचना क्या कहलाता है? विसर्ग। यहां तक बात समझ में आ गया? अब देखिए, अनुस्वार और विसर्ग की खासियत यह है कि यह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, याद रखिएगा। ठीक है भाई? ना ये स्वर है ना ही व्यंजन। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था कि वर्णमाला में रियल में मूल वर्ण कितने होते हैं? 46। रियल में मूल वर्ण कितने होते हैं? 46। पर परीक्षा में उत्तर कितना मारना है? 44। 44 क्यों मारना है? 11 कितने हो गए? स्वर, और 33 कितने हो गए? व्यंजन। 11 धन 33। क्लियर हो गया? 11 धन 33, इसलिए कितना मानना है? 44। अधिकांश लोगों को लगता है कि अक्षर दो ही प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, तो उसको दो ही माना जाता है, एक वॉवेल्स एंड एक कॉन्सोनेंट्स, बस दो ही मानते हैं। इंग्लिश में तो दो ही होता है, तीसरा तो कोई टाइप ही नहीं है। ए ई आई ओ यू 5 ठो क्या हो गया आपका? वॉवेल, और जितना बच गया 21 ठो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में भी यही मान्यता है कि अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। आपको स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा, मुझे जहां तक लगता है कभी भी किसी कक्षा में आपको ये नहीं पढ़ाया होगा कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी टीचर ने किसी भी क्लास में आपको नहीं पढ़ाया होगा कि हिंदी में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, कभी नहीं पढ़ाया होगा। आपको पढ़ाया गया होगा कि हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, और आएगा परीक्षा में व्यापक में तो भी तो मानना है, गलत है तब भी तो मानना है कि हिंदी में वर्ण के प्रकार होते हैं, तो होशियारी मार के 3 ठो मत मार देना, ए स्वर, बी व्यंजन और सी अयोग वह वर्ण, बिल्कुल मत मानना। सच्चाई यही है कि प्रकार कितना होता है? 3, और उत्तर कितना मानना है? 2, एक स्वर और एक व्यंजन। लेकिन सोचो कैसा हंसी का विषय है, कैसा हंसी का विषय है। कल्पना करो कि मैं आपको एक पिछले पहला क्लास में भी समझाया था, अब भी समझा रहा हूं कि कहते हैं कि अक्षर 2 प्रकार का होता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला क्लास में यही पढ़ाता है गुरुजी ग्रामर में हमको, 6वीं 7वीं में या 9वीं 10वीं में। और जैसे जैसे हमारा ग्रामर आगे बढ़ता है तो लोग पहुंचते हैं संधि में। भाई किसी भी हिंदी क्लास के ग्रामर का बेसिक वर्णमाला है, और वर्णमाला हम पहले परिभाषा बताते हैं कि वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। फिर वो पहुंचते हैं संधि, और संधि में फिर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताते हैं जब 2 या 2 से अधिक वर्ण के मिलने से विकार उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं, चिक के कहते हैं। फिर कहते हैं कि स्वर स्वर से मिल, भाई कल्पना करो कि एक आम है और एक इमली है, तो कैसा मेल हो सकता है? आम का मेल इमली से, या आम का मेल आम से? भाई आम का मेल आम से, इमली का मेल इमली से, या आम का मेल इमली से। और कोई चौथा प्रकार हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। तो स्वर का स्वर से मेल हो तो स्वर संधि, व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से हो तो व्यंजन संधि, बात खत्म। फिर कहते हैं विसर्ग संधि, और कहते हैं कि विसर्ग का स्वर से या विसर्ग का व्यंजन से मेल हो तो विसर्ग संधि, और विसर्ग को पढ़ाए रहते थे स्वर में। अरे याद करो ना, विसर्ग को कहां पढ़ाए रहते थे? स्वर में। विसर्ग को स्वर में पढ़ाए रहते थे और फिर विसर्ग को एक तीसरा संधि बना देते थे। भैया जब विसर्ग स्वर है तो उसे मुझे किसके भीतर पढ़ाना था? स्वर संधि के भीतर। अब सबको यही पढ़ाया होगा कि स्वर 13 प्रकार के होते हैं, 11 ठो लिखा है वो, और 2 ठो जोड़ दो, क्या? अम वह। जब अम अर्थात आज का हमारा अनुस्वार अगर स्वर संधि है, आज का अनुस्वार अगर हमारा क्या है? स्वर संधि है, तो फिर संधि 2 प्रकार का ही होना था, एक ठो का स्वर संधि और एक ठो क्या? व्यंजन संधि। हमारे दिमाग पे बात नहीं आया, हमको उसी दिन गुरुजी से पूछना था, लेकिन हम लोग इतना कल्पनाशील व्यक्ति है नहीं ना, दिक्कत है नहीं, साइंटिस्ट नहीं होते। इतना कल्पनाशील व्यक्ति होता तो यहाँ बैठ के शिक्षक भर्ती तैयारी थोड़ी करते, क्या होते? साइंटिस्ट होते। कल्पनाशीलता है नहीं, और किसी बच्चे में रही भी होगी कल्पनाशीलता तो मार पीट के बराबर कर दिए होंगे दादा गुरुजी, पूछे भी होगे तो। मारते हैं फालतू, उसको लपड़ा कहते हैं, दिन भर लपड़ लपड़ कुछ पूछत रहते कहते हैं, क्योंकि आपको आपके पास उसकी क्यूरियोसिटी शांत करने का कोई ज्ञान है नहीं, तो या तो उसको लपड़ा घोषित कर देते हो या तो मार पीट के रोआ गवा के चुप करा देते हो, जबकि नियमता आपको उसकी क्यूरियोसिटी का आपको दूर करें। और आपकी उम्र में आके क्या कल्पनाशीलता करेगा वो? आपकी उम्र में तो सिर्फ वो अपनी जवाबदारियों से बन जाता है भाई, खा पसा रान पसा, इतना में तुम लेडीजों का काम बीत जाता है, हमारा नौकरी में जा कमा के ला, इतने में हमारा जीवन बीत जाता है। यही तो है, क्या कल्पनाशीलता, क्या कल्पना, अब क्या कर लूं बताइए इस उम्र में आके मैं कल्पना करके? अब कल्पना कर भी लूं तो कौन सा रिसर्च करने का? अपने परिवार घर द्वार को छोड़ के, कोचिंग को छोड़ के भाग जाऊंगा? अब तो ऐसा बंधन में जकड़ गए हैं कि उससे जकड़न से बाहर निकल ही नहीं सकते। आप भी बनना चाहते हो तो बच्चे को मार पीट के बराबर कर देते हैं, ठीक है, जबकि आप सवाल कर सकते थे। तो सुनो, संधि नियमता होनी चाहिए थी कितने प्रकार की? 2। एक सेकंड है, बाबा सर का फोन आ रहा। हेलो, हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ क्लास है भैया। नहीं नहीं नहीं, मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। सत्यम शर्मा सर नहीं आ रहा है ना, तो मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, हाँ, सर का तबियत खराब हो गया। चलो ध्यान सुनना। तो यहां तक बात समझ में आ गया। तो संधि आपकी कितनी प्रकार की होनी चाहिए थी? 2, पर हो कितनी गई? 3। पर अब सोचो 3 भी गलत है। 3 भी गलत है कि नहीं? क्यों गलत है बताओ? 4 होना था भाई, 4 होना था ना। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि, एक का बिगाड़ा है भाई। जब तुम विसर्ग से संधि बना सकते हो कि विसर्ग स्वर से मिलेगा या विसर्ग व्यंजन से मिलेगा तो विसर्ग संधि, तो अनुस्वार का बिगाड़ा है बेचारा। अनुस्वार स्वर से मिलेगा, अनुस्वार व्यंजन से मिलेगा तो अनुस्वार संधि। पर सोचो संधि भी 4 नहीं होकर 3 हो गई। पहले नियमता अगर अक्षर 2 है तो संधि 2 ही होनी थी, क्योंकि अक्षरों के मेल को ही संधि कहते हो। पर ये तो क्लियर हो गई कि अक्षर 2 नहीं बेटा, कितने प्रकार का है? 3। पर अक्षर का जो तीसरा प्रकार है अयोग वर्ण, उसमें भी 2 प्रकार है, विसर्ग और अनुस्वार। तो तूने विसर्ग को ही क्यों धरा, अनुस्वार क्यों छोड़ा? उसका उत्तर आपको आगे संधि पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, पर मैं अभी आपको रफली क्लियर कर देता हूं ताकि दिमाग में डाउट का भाव ना रहे। संधि 3 क्यों है इसलिए। स्वर तो समझ में आ गया, व्यंजन भी समझ में आ गया, विसर्ग भी मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। विसर्ग इसलिए एक सेपरेट संधि है क्योंकि विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अगर स्वर होता तो स्वर संधि में गिना जाता, व्यंजन होता तो व्यंजन संधि में गिना जाता, पर ना तो वह स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए वह क्या है? एक सेपरेट संधि है, विसर्ग संधि। तो अनुस्वार भी तो उसी तरह का एक अक्षर है जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो उसे भी क्या होना था? सेपरेट एक संधि होना था। पर वो क्यों नहीं है सेपरेट संधि, उसको समझ लो। बेसिक तौर पर अनुस्वार एक हो गया और एक होता है हमारा पंचमाक्षर। अब यहां से एक नया शब्द आया, क्या? पंचमाक्षर। हम पंचमाक्षर कहते हैं अंगा, इया, अड़ा, ना और मा को। क्यों कहते हैं पंचमाक्षर? आगे जाके भी थोड़ी देर बाद क्लियर करता हूं।
पंचमाक्षर किसे बोलते हैं? अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। हो गया। तो जो पंचमाक्षर कहलाता है अनुस्वार में, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। लेकिन ये पंचमाक्षर नहीं कहलाएगा जो मैं लिखा हूं। क्यों? क्योंकि सब में स्वर का मेल है, सब में स्वर का मेल है। अंगा का बोल पा रहा हूं जब उसे अ मिला है, इया का बोल पा रहा हूं जब अ मिला है, उसके अ को हटाना पड़ेगा। अ को हटाऊंगा तो सबके नीचे क्या लगाना पड़ेगा? हलन। किसी भी व्यंजन में स्वर को लोप करने के लिए उसके नीचे में क्या लगाना पड़ता है? हलंत लगाना पड़ता है। आप बिना हलंत को लगाए उसके स्वर का लोप नहीं कर सकते। तो स्वर का लोप करने के लिए हमें नीचे हलंत लगाना पड़ता है। सबके नीचे हलंत लगा दिया, इसका मतलब अब वो शुद्ध व्यंजन है, उसमें किसी भी तरह का स्वर का मेल नहीं है। हो गया। लेकिन इसमें जिसमें स्वर का मेल नहीं होता है उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे अड़ा को मैं ऐसा लिखूं या मैं अड़ा को ऐसा लिखूं, बात बराबर है। मैं ना को ऐसा लिखूं या मैं ना को ऐसा लिखूं, बात बराबर है। मैं मां को ऐसा लिखूं या मां को ऐसा लिखूं, बात बराबर है। समझ में आ गया? बिना स्वर वाले व्यंजन को उसके अर्ध रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं क को ऐसा लिखूं, मैं क को इस रूप में लिखूं या मैं क को ऐसा लिखूं, बात बराबर है। अरे समझ में आ रहा है? मैं ग गमला को ऐसा लिखूं या इस तरह से लिखूं, बात बराबर है। अर्थात बिना स्वर वाले व्यंजन को, शुद्ध व्यंजन को उसके अर्ध रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए जहां पर आधा का आता है, आधा गा आता है, उसके लिए मैं बिंदु नुमा संरचना का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है दिग्गज, ऐसा आधा गा लिखा है। क्या मैं इस दिग्गज को ऐसा लिख सकता हूं? दिमाग काम कर रहा है सबका, नए लोग का स्पेशली। आपका काम कर रहा है दिमाग? क्या नाम है? यमुना। पीछे क्या नाम आपका? शिवानी। अच्छा, ओम की दीदी हो तुम? कहा नहीं आ रही थी? तुम्हारा? श्रेया। ठीक है। तो तुम क्यों नहीं आ रही थी शिवानी? ओम मेरा बेस्ट एकदम फेवरेट स्टूडेंट है मेरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, ध्यान सुनना। तो भाई दिग्गज में देखो, आधा गा को मैं अम की मात्रा लगा दिया, मतलब अम समझाने के लिए कह रहा हूं ना, अम है नहीं, आपके समझाने के लिए हम कह रहा हूं, मैं भी शुद्ध बोल रहा हूं, पर अम है नहीं ना, क्लियर रहना। ठीक, भावनाओं पे ध्यान देना, शब्दों पे नहीं। ठीक है, ये जो लिखा हूं ये शुद्ध रूप है क्या? शुद्ध है। ठीक, मान लो जैसे कोई एक बात करें कि जिसमें आधा ना आता हो या आधा अड़ा आता हो, ऐसा कुछ है? जैसे मान लो, सीधा देखो, ये देखो, ये आधा यहां है ना, क्या लिखा है? हालांकि तुम लोग भी आधा यहां लिखा हूं भी गलत है कह रहोगे, सर उसमें आधा ना आएगा कह रहोगे। संचित आधा ना नहीं आएगा, यहां आएगा। लेकिन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसे तो लिखते हैं सर कहोगे। एक्चुअल में मैंने जो ऊपर में बिंदु लगाया है ना, ये अनुस्वार नहीं है, ये पंचमाक्षर में आधा इया है। और इया क्या है? स्वर व्यंजन की अयोग वह वर्ड व्यंजन है ना। तो अगर मान लो मैं इस तरह से लिखा हूं संचित, और मान लो मैं इस तरह से लिखा हूं संयम, ठीक, दोनों में लग रहा है कि ऊपर में क्या लगा है? बिंदु। पर मैं तुमको ही बारीक में थोड़ा सा बता दूं, इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा आगे जाके। ये जो बिंदु लगा है ये आधा इया है। ये ना हाइपर सेंसिटिव को सुधार नहीं पाए यार इसका। हो गया, ये क्या है आपका? आधा इया, ये ऐसा, अरे समझे? और ये जो ऊपर में लगा है ये अनुस्वार है। ये क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार है ये, मतलब ये ना स्वर है और ना व्यंजन। अब ये क्या है? व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन। राधिका तेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा लग रहा है मेरे को, नहीं कर रहा है ना? आ रहा है ना? ठीक। तेरे भाई दीपेश, पीछे दोनों बीएड डीएड वाले,
आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं आ रहा है भाई। मैं रिपीट करूंगा, नहीं समझ में आएगा तो। मैं तो पढ़ा कुछ हो रहा था, घुस कहीं हो गया, मेरे ध्यान में ही नहीं था कि मैं घुसते घुसते कहाँ चला गया। पढ़ाना कुछ हो चाह रहा था, पढ़ा कुछ हो रहा हूं। पर ठीक है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि बेफिजूल की बातें हैं, काम की बातें हैं। पर कई बार ऐसा होता है ना कि सिस्टमेटिक पढ़ाओगे तो समझ में आता है, कहीं जम कर जाओगे तो समझ में नहीं आता। मैं जम कर गया एक्चुअल में, संधि समझाते समझाते। पर फिर भी इतना भी खराब नहीं पढ़ा रहा हूं कि वो समझ में ना आए। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अक्षर दो नहीं 3 प्रकार के होते हैं। आपको अक्षर 2 पढ़ाया गया है, लेकिन मैंने फिर एक बात कहा कि जब व्यापम में आएगा तो अक्षर कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा तो 2 ही मारिएगा, ठीक, क्योंकि सबको नहीं पता, सबको स्वर और व्यंजन ही पता है। तीसरा प्रकार होता है अयोगवह वर्ण, ये पता नहीं है। फिर मैं अगला आपसे बात किया कि इसीलिए संधि 2 नहीं होकर कितने प्रकार की होती है? 3, क्योंकि अक्षर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक स्वर, एक व्यंजन और एक अयोगवह वर्ण। पर अयोगवह वर्ण में भी 2 अक्षर हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। तो केवल विसर्ग बस को संधि में गिना गया, अनुस्वार को क्यों नहीं गिना गया? इसका तर्क बता रहा हूं। इसका क्या बता रहा हूं? तर्क कि अनुस्वार संधि क्यों नहीं होती। संधि 4 होनी थी फिर, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। पर अनुस्वार और व्यंजन में भेद कर पाना मुश्किल है, यही समझा रहा हूं। अनुस्वार और व्यंजन में भेद कर पाना मुश्किल है। जैसे मैं आपको 2 शब्द लिख के बताया, एक क्या बताया? संचित, और एक क्या बताया? संयम। तो यहां पर जो आपका संयम में बिंदु नुमा संरचना लगा है, ये अनुस्वार है, प्योर अनुस्वार है, अर्थात यह ना स्वर है ना व्यंजन। और संचित में जो ऊपर में बिंदु नुमा संरचना लगा है, यह आधा इया है, और आधा इया का मतलब ये कौन सा अक्षर हो गया? व्यंजन। अब मैं इतना डिटेल क्यों है ऐसा, वो आगे मैं व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा तब वो क्लियर करूंगा। पर मुझे बताओ, एक सामान्य व्यक्ति कैसे जानेगा कि संयम के ऊपर में बिंदु संरचना और संचित के नीचे में बिंदु नुमा संरचना, इन दोनों में कौन अनुस्वार है और कौन व्यंजन है? हाँ, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। माँ का नियम है, माँ का नियम है, मैंने बताया था पिछले बार, फिर बता दूंगा आगे जाके। तो आप इस बात को पढ़ लेने के बाद समझना बड़ा आसान है। पर जो पढ़ा लिखा नहीं है या ग्रामर की जिसकी ज्ञान नहीं है, वो कैसे जानेगा दोनों में? और दोनों को क्या कहेगा? इहु अम के मात्रा है, इहु अम के मात्रा है, जबकि ये अम का मात्रा है, ये अम का मात्रा नहीं है। तो हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के समान हो जाता है, इसीलिए अनुस्वार को व्यंजन में मर्ज कर दिया गया। और अनुस्वार के व्यंजन में मर्ज हो जाने के कारण संधि सिर्फ कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई, वरना संधि होना कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का था। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? तेरे को आया मेरे भाई? पक्का? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से। मिटा दूं जितना बात मिटा दूं? अब सुनिए, अब अगला सवाल आता है कि अयोग वह वर्ण क्यों स्वर नहीं है और क्यों व्यंजन नहीं है, उसकी बात करते हैं। अनुस्वार और विसर्ग इसलिए स्वर नहीं है क्योंकि उसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। करो उच्चारण, स्वतंत्र उच्चारण करो, करो, बोलो, बिना किसी के सपोर्ट के उच्चारण करो। हाँ, करो उच्चारण। नहीं हो सकता तो पहला परिभाषा कैंसिल। जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो क्या कहलाता है? स्वर। इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए क्या नहीं है? यह स्वर नहीं है। क्लियर हो गया भाई? क्योंकि स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। आप क्या बोलोगे? उच्चारण करोगे तो अम, अ का सहारा ले लिए। इसको क्या बोलोगे? आहा, तो किसका सहारा ले लिए? अ का। बिना सहारा लिए बोल के बताओ, बोलो, बात खत्म। इसलिए स्वर नहीं है। अब स्वर नहीं है तो आप कहोगे सर ये अ के सहारा से बोला गया, इसलिए क्या है? व्यंजन है। अम और आहा, ये परिभाषा में फिट बैठता है कि हमने कहा था कि जिसका क्या लिखे थे? स्वर की सहायता से उच्चारण हो वह क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? स्वर की सहायता से उच्चारण होने वाला अक्षर क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। हमने बोला था ना, तो ये व्यंजन कहलाना चाहिए।
पर ये व्यंजन भी नहीं है, इसलिए तो है ना स्वर की कैटेगरी में है, ना व्यंजन कैटेगरी में है, ना स्वर है ना ही व्यंजन। अब व्यंजन क्यों नहीं है, इसकी परिभाषा थोड़ी जटिल है, इसको समझना थोड़ा कठिन है। इसको समझिए, इसको समझने के लिए हमको हिंदी में वर्ण क्रम को समझना पड़ता है। किसको समझना पड़ता है? वर्ण क्रम। वर्ण क्रम मतलब आपने समझा कि वर्ण में दो वर्ण हैं, एक क्या है स्वर और एक क्या है व्यंजन। आपने परिभाषा देखा कि स्वर स्वतंत्र बोला जा सकता है, व्यंजन स्वतंत्र बोला नहीं जा सकता। व्यंजन को बोलने के लिए किसकी सहारा होती है? स्वर की सहायता। मतलब हम स्वर में व्यंजन को व्यंजन में स्वर को चिपका के रखते हैं, और व्यंजन में स्वर को चिपकाते भी हैं तो उसके मात्रा रूप में चिपकाते हैं, ना कि उसके अक्षर के रूप में। जैसे मान लो अगर मुझे व्यंजन में ई को चिपकाना है तो मैं ऐसा नहीं चिपकाता जैसे कि अंग्रेजी में चिपकाते हैं। अंग्रेजी में के फॉर मान लो क के लिए क और ई के लिए हमारा ई है, तो उन लोग मात्रा में नहीं चिपकाते, उन लोग सीधा कैसे लिखेंगे? के ई लिखेंगे। भाई उनका में ए ई आई ओ यू का कोई मात्रा नहीं है, हमारे में आ ई ऊ का क्या है? मात्रा है। तो हम जब व्यंजन में स्वर को चिपकाते हैं तो ऐसा नहीं लिखते, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? कि ऐसा लिखेंगे। ये लोग पटक पिटिक के बर्बाद कर दिए यार इसको। ठीक हो गया, ठीक है। अब आदत खराब है ना दोस्त, सब व्हाइट बोर्ड वाले थे, अब अचानक से स्टाइलस दे दिए हम लोग, समझ आ रहा है? तो गोद के लिखते हैं दबा के, ये पचक जा रहा है, टूट गया। अब मैं क्या बोलूं? 2 मिनट है, चलो दूसरा स्टाइलस मंगाता हूं या इधर से पढ़ाता हूं अभी, ठीक है। देखो वर्ण क्रम में समझना ध्यान से जो समझा रहा हूं, कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपको का और ई ये कितना हो गया? कई। ऐसा नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं इसको? की। ऐसा लिखते हैं ना, क्योंकि हमारा क्या चलता है? मात्रा में चलता है। अब इसी तरह से मान लीजिए कई स्वर और व्यंजन जब चलते हैं तो जब आप उसको देखोगे तो ई आपका पीछे लिखना चाहिए। अब देखो यहां पर अगर कोई व्यक्ति इसको देखे तो उसको देखने में क्या लगेगा? कि स्वर पहले है और व्यंजन क्या है? बाद में है। लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन आप अगर इसको गौर से देखोगे तो गौर से देखो तो स्वर कहां है? बाद में है, ठीक। तो वर्ण क्रम में ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं किनारा, एक शब्द मिल गया मुझे, क्या बोल दिया मैं? किनारा। तो अब किनारा में क्या होगा? तो मैं इसको तोड़ूंगा तो पहले क्या आएगा? क के साथ कौन सा लगा है? ई को अलग कर दिया तो ई बाद में आएगा। ई पहले आएगा क्या? उसके बाद फिर दूसरा व्यंजन क्या आया? ना। तो ना से अब उसका स्वर अलग कर दो, क्या आ जाएगा? आ। फिर क्या आया? रा। उसके बाद उसका स्वर आया क्या? आ। ऐसे ही होगा। तो अब वर्ण क्रम को देखो ध्यान से, हमको किसको देखना है? वर्ण क्रम को। तो देखिए पहले क्या आ रहा है? व्यंजन। फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? तो वर्ण क्रम में व्यंजन की खासियत यह है कि वह हमेशा स्वर से पहले आएगा। पहले स्वर आए, पहले व्यंजन आएगा फिर स्वर, पहले व्यंजन आएगा फिर स्वर, पहले व्यंजन आएगा फिर स्वर, ऐसा चलेगा। पहले व्यंजन फिर स्वर, व्यंजन फिर स्वर। अब बात को बड़े गौर से ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ऐसा अक्षर आए जो आपका अनुस्वार वाला हो तो अब देखते हैं कि उसका पोजीशन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कंचन की। किसकी बात करते हैं? कंचन एक शब्द है जिसमें क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। तो अगर इसको तोड़ोगे तो क बिचारा लंगड़ा है। लंगड़ा है कि नहीं? क व्यंजन है ना, और क लंगड़ा है। व्यंजन, हर व्यंजन लंगड़ा है, उसको बोलने के लिए क्या चाहिए? स्वर चाहिए। तो क के बाद फिर क्या आएगा? और आएगा ना। क के बाद क्या आएगा? आएगा। और लंगड़ा से भी बड़ा लंगड़ा है कौन? अनुस्वार। उसको खुद अपना टेकनी चाहिए, उसको खुद अपना क्या चाहिए? टेकनी। तो इसके अ के ऊपर टिक के कौन चलता है? अनुस्वार। अ के ऊपर टिक के कौन चलता है? अनुस्वार। इसीलिए आपको गुरु जी ने
अम वहा पढ़ाया, अम वहा पढ़ाने के पीछे उसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी उतना खराब नहीं था। इसलिए उसका कॉन्सेप्ट खराब नहीं था क्योंकि वो बेचारा को पता था कि अल्टीमेटली व्यंजन चलता है स्वर से। व्यंजन चलता है किससे? स्वर से। और स्वर के लिए व्यंजन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्षर है वो अ है, इसलिए उसने उसको अम पढ़ा दिया। लेकिन आप दिमाग लगाओगे तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, कुछ बातों की ओर ध्यान देना चाहता हूं, फिर इसको समझाऊंगा। जैसे मान लो अगर मैं की बोलूं, मान लो मैं की बोलूं तो क जैसे मान लीजिए मैंने केवल क कहा, सुना मेरी, तो ये कैसे लिखाएगा? क धन अ लिखाएगा। और मैं अगर की बोलूं तो ये कैसे लिखाएगा? क धन ई लिखाएगा। अब मान लो अम की मात्रा लगा दो, इसके ऊपर अम की मात्रा लगा दो, तो भैया ये अम की मात्रा किसके सपोर्ट से चल रहा है? अ से। और यहां पर ये किसके सपोर्ट चल रहा है? ई से। तो मुझे अम पढ़ाने का फिर औचित्य क्या हुआ? नहीं समझ पा रहे हो? आपको स्कूल में इसको क्या पढ़ाया गया? अम। इसे क्या बोला गया? आहा। जबकि ई के साथ चलेगा तो क्या हो जाएगा? ई। और ये क्या हो जाएगा? ई। ऊ के साथ चलेगा क्या होगा? ऊम। और ये क्या होगा? उह। भाई इसको जिस स्वर के साथ चलाओगे उसके हिसाब से ही बोला जाएगा। लेकिन हमारे गुरुजी ने केवल एक ही स्वर, 11 स्वर में सबको छोड़ केवल एक ही स्वर के साथ पढ़ाया। क्या? अ के साथ, अम और आहा। इसीलिए स्वर के साथ चलते जरूर है, पर जिसके साथ कहोगे उसी के साथ चलते हैं, क्योंकि अकेले तो चल ही नहीं सकते। आप समझ पा रहे हो ना? यहाँ अ के साथ सही हो गया, पर यहाँ किसके साथ चल रहा है? ई के साथ। तो हमारे गुरुजी अम पढ़ा के हमको पूरा धनिया नहीं बो दिया। आप समझा पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? ठीक। तब देखो, अगर मैं इसको किंचन लिख देता तो अर्थ बदल जाता, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं कंचन लिखा हूं, अभी इसको मैं किंचन लिख दूंगा तो अर्थ बदल जाएगा ना। देखो, कंचन लिखा तो पहले क्या आया? क के बाद क्या आया? अ। अब अ के बाद क्या आया? अनुस्वार। उसके बाद की कहानी सबको पता है। उसके बाद कहानी तो ऐसा होगा भाई कि च धन अ न धन अ, ये हो गया कंचन, हो गया। लेकिन आप इसी को ध्यान दीजिए कि कंचन जो लिखा हुआ है इसी को मैं मान लो किंचन वर्ड लिख दूं। किंचन, किंचन मतलब क्या होता है? गरीब। किंचन मतलब क्या होता है? गरीब। सेम वर्ड है देखो। ठीक, अब क्या होगा? क पहले आएगा, पर क के बाद अब आ नहीं आएगा, क्योंकि क का किसने सपोर्ट में चलाया है? ई। और ई के बाद क्या आएगा? अनुस्वार। तो अब इस कंडीशन में अम सही था, इस कंडीशन में कहा है अम सही होगा, ये तो इम हो गया, हुआ ना? उसके बाद बाकी सब सेम रहेगा जो ये लिखा हुआ है। क्या? च धन अ न धन अ, ये रहेगा ना सेम। संगीता समझ में आ रहा है? काम कर रहा है दिमाग? अब देखो ध्यान से, ये दोनों स्वर के बाद आए हैं, जबकि व्यंजन की खासियत है कि वह स्वर का पहले आया है। ध्यान दिए, चूंकि अनुस्वार और विसर्ग स्वर के बाद आते हैं इसलिए यह व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि व्यंजन की खासियत है कि व्यंजन स्वर के पहले आते हैं। तो व्यंजन स्वर के पहले आता है, चूंकि अनुस्वार और विसर्ग स्वर के बाद आते हैं इसलिए क्या नहीं है? व्यंजन नहीं है। और स्वतंत्र बोले नहीं जा सकते इसलिए स्वर नहीं। अरे बोलो भाई, कोई डाउट किसी भी तरह से? तो क्लियर हो गया, स्वर, व्यंजन और अयोग वह वर्ण, पक्का। और दूसरा ये समझ में आ गया कि अयोग वह जो वर्ण है वह स्वर क्यों नहीं है, व्यंजन क्यों नहीं है, क्लियर हो गया। दूसरी बात, अयोग जो संधि है वह 3 प्रकार की क्यों होती है, 4 प्रकार क्यों नहीं होता, समझ में आ गया। साथ ही साथ समझ में आ गया कि 2 प्रकार क्यों नहीं होती, पक्का। ठीक। अब सवाल ये, अगर पूछेगा हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, क्या बोलोगे? 2। पहला स्वर, दूसरा, जबकि होती कितनी है? कौन कौन सी? अब चूंकि अयोग वर्ण को गिने नहीं थी इसलिए पूछेगा कि वर्णों की संख्या कितनी होती है मूलतः, तो क्या बोलोगे? 44। जबकि होती कितनी है? 46। 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोग वह वर्ण, हो गया। तो ये पूरा खत्म। कल मैं पढ़ाता हूं वर्गीकरण स्वर का, व्यंजन का और उसका। असर नहीं आ रहा है तो आपकी क्लास जल्दी छूट रही है, मुझे भी थोड़ा खराब लग रहा है। खराब मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं भी आज क्लास नहीं लेना चाह रहा हूं।
ठीक है भाई, पक्का ना? तो मैं भी छोटा मतलब पढ़ा सकता था मैं 11:30 तक, ऐसा कोई काम नहीं है मेरे पास, ना कोई अब दूसरा बैच है, पर पता नहीं क्यों मैं बताया तो आपको पहले बता दिया, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं, तो आज मैं इतना ही पढ़ाता हूं, ठीक है? और मैं कैसे भी आपको डांट डपट लगाया तो आपकी क्लास ऑलरेडी, डांट डपट नहीं लगाया मैंने, आप ऐसा मत सोचिए डांट डपट लगाया, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपकी क्लास क्या हो, स्मूथली चले। ओए निशा बात मत करो, ठीक है? तो आप लोग जितने भी लोग हो, आप स्मूथली क्लास चाहते हो तो आप जितने लोग बैठे हो क्लियर है, यहीं पढ़ना है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हो जिसको ऐसा लगता है कि पास है तो आ रहे हैं वाला बात, आवाज पैसा वापस ले जा सकते हो, आप प्लीज दूर जाइए, आपके पेट्रोल का पैसा भी मैं दूंगा, है ना? अगर किसी को ये भी ऐसा लगता है भाई मुझे ये बात से तकलीफ है, मतलब ऐसा एहसान जताने वाला बात करते हैं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट सरकंडा के ऑफलाइन मार्केट में मैं चला रहा हूं यार, कुछ तो हमारे इंस्टीट्यूट में और कुछ तो हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स में खूबी होगी, मेरे में कोई खूबी नहीं है ना, मेरे में कोई खूबी नहीं, मेरी खूबी मेरे टीम से है, मेरे टीचर्स से है, मुझे पता है कि मेरे टीचर्स बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो इस आउट एरिया में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है, मतलब कुछ तो बात होगी। अब ये बाजू से कोई जोरापारा से कोई आएगा, कोई चौबे कॉलोनी से आएगा, कोई अशोक नगर से आएगा, और एडमिशन, वो तो अच्छा है कि मैं डील नहीं करता, अगर मुझे लगता है मैं डील करता ना तो मेरी कोचिंग में स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, आधी हो जाती लगता है। कभी कभी ऐसा अकस्मात होता है कि मेरा डील होता है, वरना पूरा डील तो गायत्री कर लेती है या बाकी स्टाफ लोग कर लेते हैं। मैं जैसे ये शब्द सुनता हूं ना कि पास है तो आ रहा हूं या आ रही हूं, मतलब मैं अभी तक 2 लोग को ऐसा हुआ, मैं गायत्री से पूछा इसने कितना फीस डिपॉजिट किया, बोली 3,000, मैं कहना वापस कर दे इसको। अब मैं कहा मैडम आप वहां जाओ जहां आपको मन है। क्यों? इस कंडीशन में कैसा ना आप अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे ही नहीं, आपके मन में ऐसा भाव है कि इससे भी बेहतर कहीं और पढ़ाया जाता होगा, पर मेरी मजबूरी है, मेरे को कोई पति छोड़ने वाला नहीं है, मेरा भाई छोड़ने वाला नहीं है, या मेरे पास स्कूटी का साधन नहीं है, तो मैं यहाँ आ रही हूं, अगर ये सब होता तो मैं ठेकना जगह जाके पढ़ती, मैं फलना, तो जा वहीं पढ़, तेरा ऑटो किराया मैं देता हूं, ठीक, जा पढ़। ये सब आपके लिए भी कह रहा हूं, आप भी यदि किसी कोई जितने भी बच्चे अगर इस भाव से आए हो तो मैं आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता और आप सिलेक्शन ले भी नहीं सकते, क्योंकि आपको इस कोचिंग पर और इस कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर पर ट्रस्ट नहीं है। आपको यह लग रहा है, ट्रस्ट बहुत बड़ा चीज है, चाहे वो कोई पढ़ाए, भाई एकलव्य मूर्ति बना के जब अर्जुन से बेहतरीन धनुधर बन सकता है, तो यहां जरूरी नहीं कि टीचर आपको पढ़ाए, डिपेंडेंट क्या है, ट्रस्ट का होना। आपके मन में पहले से ही बात है कि ये ठीक है, नहीं ममले कन्वा ममाए, और लट्ठा महे तो पढ़ा था, साधन होता तो मैं गांधी चौक के फलना कोचिंग में चल देता, मैं ढेकना कोचिंग में चल देता, मैं वहां चल देता, मैं यहां चल देता, तो वही जाना भाई। तो ये बात क्लियर है भाई, मेरे कान में तो ये बात नहीं आनी चाहिए किसी के मुंह से, मैं आएगा तो मैं आज से 1 महीना बाद भी सुनूंगा तो आपको पैसा रिटर्न करके आपको भगा दूंगा, या पहले ही आपके मन में ऐसा है तो आप मत लो एडमिशन। मेरे को पता है कि मेरे पास क्या चीज है और इसका हरण नहीं हो सकता, पैसा हरण हो सकता है, ये जो चीज मैंने बुद्धि में धर के बैठा हूं इसका हरण नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये बात क्लियर, पास है करके तो मत आना, मैं 2-4 लोग से सुना तो मुझे तकलीफ होता है। आप अपनी परिस्थिति बना लो, अपने पति से लड़के स्कूटी ले लो और कुछ करवा लो, एक ठो नौकर लगा लो, कमियां जो रोज तुमको छोड़ने जाए एक ठो लेने जाए, पर एहसान वाला बात मत करना ये नजदीक है पढ़ने आ रही हूं या पढ़ने आ रहा हूं। नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये बहुत दिक्कत का बात है, ठीक है आदमी कन्वीनियंट खोजता है, पर आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए भाई कि मैं बोला ना उससे सिलेक्शन बाधित होता है, मैं और कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन बाधित होता है मतलब आपके मन में एक ऐसा वाला बात है कि लंका में सोन की भूति है। अब आप पूरी ऊर्जा को यहां इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके मन में बैठा हुआ है कि लंका में का है, सोन के भूति है। आप पढ़ सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन आपके मन के कोने में यही भाव चल रहा है, रुक जाना प्रीतम, ऐसा 11:30 तक पढ़ता, 5 मिनट रुक जा बेटा, ठीक है? तेरे मन में भाव तो नहीं है ऐसा? पक्का? क्यों यादव, ऐसा भाव तो नहीं, किसी के भाव में नहीं है ना कि भैया इससे बेहतर और पढ़ाएंगे हम, लंका में सोन का भूतिया वाला बात? यदि भाव है तो एक बार लंका का बनी करके आ जाओ, बनी समझते हो? हाँ ठीक है,
तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं, यदि आपके मन में है तो मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप फीस पे करने से पहले आप ऑफलाइन ऑनलाइन जहां कभी डेमो लेना चाहते हैं ले लीजिए, और अगर वो कोचिंग आपको हमसे बेहतर नजर आता है तो प्लीज आप वहीं पढ़िए। बात पैसे का नहीं है, बात समय का है, और बात आपके सिलेक्शन का है। आपको लगता है कि हमसे बेहतर पढ़ा रहे हैं, आप वहां पढ़िए। आपको लगता है कि पहला आपको सीडीपी पढ़ना है, हम सीडीपी नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां सीडीपी पढ़ा रहे हैं, आप जाओ वहीं पढ़ो। मैं आपको लिख के दे दूं, सीडीपी के 30 क्वेश्चन में खुद ब्रह्मा या जो सीडीपी का बुक लिखा होगा वो आके पढ़ाएगा ना, तो भी आपका 30 क्वेश्चन में ले दे के 15-20 तो बनेगा। पर हिंदी अंग्रेजी, अरे भाई इससे मैं क्या बोलूं यार, हम भी टीचर, हम भी उस परीक्षा पास किए हैं यार। पर हिंदी अंग्रेजी और बाकी सब्जेक्ट में आप दावा ठोक सकते हो कि इतना पढ़ाऊं ये बनबेच करेगा। तैयारी अलग चीज होती है, स्मार्ट तैयारी अलग चीज होती है। भावनात्मक तैयारी से परीक्षा पास नहीं हुआ जाता। भावनात्मक बातें करने से परीक्षा पास, परीक्षा पास करने के लिए रियल रणनीति चाहिए जो आपको बनानी पड़ेगी। समझ में आया? तो भावनात्मक बने। और सीडीपी आपको ही पता है कि सीडीपी सबसे बड़ी बेवफा सनम है। समझ में आया बात? पता है ना? हाँ, लास्ट ईयर तो पूछ दिए गणित में, सीडीपी नहीं पूछे। लास्ट ईयर गणित में क्या हुआ, इसके पहले के परीक्षा में गणित का सीडीपी का 15% सीडीपी का क्वेश्चन आता था और 15 क्वेश्चन मैथ्स आता था। सारे लोगों ने, होशियार लोग, क्या बोलोगे यार, मैथ्स को इग्नोर कर दिए, मैथ्स से क्लास में नहीं बैठते थे, नहीं बनता गए। और किसके दम पे उछक रहे थे? सीडीपी के दम पे। सीडीपी पूछ में नहीं किया, चटा गए, फेल हो गए। तो आप अपने हिसाब से ओवर स्मार्ट बन के दिमाग मत लगाइए।